नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग बिहार एसएससी में अब तक पूछा गया सभी प्रश्नों के आधार पर जीके जीएस की सब्जेक्ट वाइज सटीक एवं शानदार स्टडी कर रहे हैं। आज हम लोग भारत का भूगोल का पार्ट 7 वीडियो देखेंगे। जो पीछे का वीडियो नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के अंतर्गत आता है ना। प्रायद्वीपीय भारत किस जोनल मिट्टी के प्रकार के अंतर्गत आता है? तो ये लाल मिट्टी के अंतर्गत आता है, ये प्रायद्वीपीय भारत। ठीक है, अब मिट्टी से जितने भी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में सभी यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि चाय एवं कॉफ़ी के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सी है? तो वो है लेटराइट मिट्टी। ठीक है, अच्छा, काजू की खेती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मिट्टी कौन सा है? तो वो है लाल लेटराइट मिट्टी। और कपास की खेती के लिए उपयुक्त मिट्टी है काली मिट्टी, जिसे काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। और एक क्वेश्चन तो ऐसे पूछ लिया जाता है कि रेगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो काली मिट्टी को ही रेगुर मिट्टी कहा जाता है। अच्छा, भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी कौन सा है? तो वो भी जलोढ़ मिट्टी है, ये भी याद रखना है। ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल में जलोढ़ मिट्टी है और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी अगर पूछे तो वो भी जलोढ़ मिट्टी है। अच्छा, मिट्टी का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पेडोलॉजी मिट्टी का अध्ययन कहलाता है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रवाल भित्तियाँ यानी कोरल रीफ पाई जाती है। तो भारत में प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती है? तो ये पाई जाती है रामेश्वरम में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। ठीक है, रामेश्वरम कहाँ है? तो तमिलनाडु में है। ठीक है, रामेश्वरम तमिलनाडु में है। ठीक है, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट देखते हैं, जैसे कि विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है ग्रेट बैरियर रीफ है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है ना। ग्रेट बैरियर रीफ कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ पर है? तो वो है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, अच्छा, प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। ठीक है, ये क्वेश्चन ऐसे आ जाता है कि प्रवाल भित्तियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है। ठीक है, और ऑप्शन में एक और दे दिया जाएगा कि यहाँ नहीं रहता है, वहाँ दे दिया जाएगा। ठीक है, तो प्रवाल भित्तियाँ कहाँ पाई जाती है आपको याद रखना है। देखिए, एक मन्नार की खाड़ी में पाया जाता है प्रवाल भित्तियाँ, मन्नार की खाड़ी में, और कच्छ की खाड़ी में, और लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में पाई जाती है। अगर ऑप्शन में दे देता है कि खंभात की खाड़ी, तो खंभात की खाड़ी में प्रवाल भित्तियाँ नहीं पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप में प्रवाल भित्तियाँ पाई जाती है। नेक्स्ट है कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया। ठीक है, बार बार क्वेश्चन ये रिपीट होते रहता है, इसलिए इसे तो रट के रखना है। यहाँ से 3 अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है? तो एमएस स्वामीनाथन है। ठीक है, अब एमएस स्वामीनाथन से कुछ याद आ रहा है? अभी भारत रत्न जो 2024 में मिला है 5 लोगों का, तो उसमें से एक एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया गया। ठीक है, भारत रत्न 5 लोगों को करंट अफेयर में आप तो पढ़े ही होंगे, करंट अफेयर में आपको एक बार रिवीजन कर लेते हैं किसको किसको मिला। तो 5 लोगों को मिला, एक एमएस स्वामीनाथन है, पीवी नरसिम्हा राव है, चौधरी चरण सिंह है, और कर्पूरी ठाकुर और लालकृष्ण आडवाणी को, ये 5 लोगों को भारत रत्न 2024 में दिया गया। ठीक है, जिसमें एमएस स्वामीनाथन को भी भारत रत्न दिया गया है। अब जो इस टाइप के 3 प्रश्न है वो कौन कौन सा है? जैसे एक भारत में हरित क्रांतिकारी का जनक हो गया, एक विश्व में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो विश्व में हरित क्रांति का जनक है नॉर्मन बोरलॉग है। ठीक है, और एक क्वेश्चन आता है कि भारत में श्वेत क्रांति का जनक कौन है? तो श्वेत क्रांति का जनक है बर्गिज कुरियन है। ठीक है, अब रही बात हरित क्रांति की, हरित क्रांति से और एक क्वेश्चन आता है कि हरित क्रांति की शुरुआत कब हुआ था? तो हरित क्रांति अपने भारत में 1965 से 68 में हुआ था हरित क्रांति। ठीक है, और हरित क्रांति में किस फसल पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था? तो गेहूं में सर्वाधिक तेज़ी से वृद्धि हुआ था, गेहूं के उत्पादन में काफ़ी वृद्धि हुआ था। ठीक है, तो यह याद रखना, गेहूं, तो गेहूं पे सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गिर का वन शेरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, यह किस राज्य में है? तो गिर का वन किस राज्य में है? ये भी क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है ना, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार और पूछा गया। तो गिर का वन जो है ये है गुजरात में। ठीक है ना, ये क्वेश्चन तो आता है कि एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, वो कौन सा वन है? तो वो गिर का वन है जो कि गुजरात में है। ठीक है, ये हो गया एशियाई शेर के लिए प्रसिद्ध। ठीक है, अब इस टाइप के क्वेश्चन एक और आता है कि एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो वो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, वो कहाँ है? तो असम में है। ठीक है, एक सींग वाले गेंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम में। ठीक है, अब बात करते हैं गुजरात की। गुजरात से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? तो वो गुजरात ही है। ठीक है, सर्वाधिक लंबी तट रेखा वाला राज्य गुजरात है।
अच्छा, सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो सर्वाधिक कपास का उत्पादक राज्य भी गुजरात ही है, और सर्वाधिक मूंगफली का उत्पादक भी गुजरात है, और सर्वाधिक नमक का उत्पादक भी गुजरात है। ठीक है, तो यानी कि सर्वाधिक कपास, मूंगफली और नमक उत्पादन में प्रथम राज्य गुजरात है। ठीक है, गुजरात की राजधानी कहाँ है? तो गांधीनगर है। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? तो भूपेंद्र भाई पटेल है, और वर्तमान राज्यपाल कौन है? आचार्य देवव्रत है। तो इतने सारे पॉइंट्स आपको याद रखना है। नेक्स्ट है कि साइलेंट वैली या मूक घाटी किस राज्य में अवस्थित है? तो साइलेंट वैली ये है कहाँ? केरल में। ठीक है, साइलेंट वैली या तो मूक घाटी या तो शांति घाटी भी कहा जाता है, तो ये कहाँ है? केरल में। ठीक है, एक चीज़ याद रखना है दोस्तों आपको कि देखिए, पढ़ाई हमेशा नियमित रूप से करना चाहिए। ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ाई करने से नौकरी होती है। ठीक है, लापरवाही करने से आप चूक जाते हैं, इसलिए हर दिन का, जब तक यूँ समझिए कि आपका मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ जाता है, तब तक हर दिन का सदुपयोग कीजिए। परीक्षा कभी भी हो उसके लिए बेफिक्र रहिए, कभी भी हो उसको कोई टेंशन नहीं, लेकिन आप हर दिन का सदुपयोग कीजिए और नियमित रूप से पढ़ाई कीजिए। ठीक है, आप जितना अधिक से अधिक पढ़ सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप थोड़ा सा पढ़ गए हैं तो ठीक है आपको नौकरी हो जाएगा, है ना, तो ऐसा है भी नहीं। आप जितना पढ़ेंगे वो नुकसान नहीं होगा ना, वो फ़ायदा ही होगा। आपको लगता है कि हमको इतना पढ़ने पर, यानी कि अगर 100 क्वेश्चन है तो हमको 80 नंबर लाने पर हम पास हो जाएंगे। ठीक है, और 80 नंबर हम जानते हैं, तो क्या दिक्कत है आप अगर 95 नंबर ले आएँ? क्या दिक्कत है आप 96 नंबर ले आएँ? तो इसलिए अधिक से अधिक पढ़ते रहें, है ना, हर दिन का सदुपयोग कीजिए और पढ़ाई मतलब कि रेगुलर करिए। ठीक है, और अधिक से अधिक समय पढ़ाई पर लगाइए, फालतू समय बर्बाद करने से कोई फ़ायदा है नहीं, है ना। इसलिए परीक्षा कभी भी हो, आपकी तैयारी सदैव इस तरह रहनी चाहिए कि परीक्षा अगले महीने ही हो। ठीक है, इसी तरह हमेशा तैयार रहना चाहिए और तैयारी करनी चाहिए। ठीक है, यही सोचकर पढ़ाई करनी चाहिए कि परीक्षा अगले महीने ही है। तो इस जुनून से पढ़ाई करिए, आप निश्चित रूप से बहुत जल्द सफल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर शांत घाटी से क्वेश्चन पूछा गया है, केरल से। ठीक है, अब यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा केरल से पूछा जाता है, कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो सब यहाँ देखते हैं। ठीक है, सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन सा है? तो वो है केरल। सर्वाधिक लिंगानुपात राज्य वाला कौन सा है? तो वो भी है केरल। थोरियम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो वो केरल में होता है। इलायची का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? तो केरल में। रबर का केरल में। काली मिर्च का उत्पादन केरल में। फिर से एक बार समझिए, थोरियम, रबर, इलायची और काली मिर्च में प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है केरल है। ठीक है, केरल की राजधानी कहाँ है? तिरुवनंतपुरम है, और वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पिनराई विजयन है, और वर्तमान में राज्यपाल कौन है? अभी आरिफ मोहम्मद खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोवा किस नदी पर अवस्थित है? तो गोवा है मांडोवी नदी के किनारे, है ना। गोवा कहाँ है? मांडोवी नदी के किनारे स्थित है। और अब देखिए कि नदी के किनारे इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो जो भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो सभी यहाँ प्रश्न रिवीजन करेंगे। जैसे आगरा के बारे में पूछा जाता है, आगरा किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। आगरा, दिल्ली और मथुरा ये तीनों यमुना नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और ताजमहल भी पूछे तो यमुना नदी के किनारे स्थित है। अच्छा, हरिद्वार और पटना ये दोनों गंगा नदी के किनारे स्थित है। उज्जैन किस नदी के किनारे है? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे है। और हैदराबाद मूसी नदी के किनारे है। अयोध्या सरयू नदी के किनारे है, और लखनऊ गोमती नदी के किनारे है। तो इतने सारे चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि इनमें से कौन सी नदी कच्छ के रण में समाहित होती है? तो कच्छ के रण में कौन सी नदी समाहित हो जाती है? तो लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। ठीक है, अब लूनी नदी से और भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो कौन सा क्वेश्चन है? तो देखिए, लूनी नदी की बात करते हैं, तो लूनी नदी से एक क्वेश्चन ये आता है कि भारत का एकमात्र अंतर्वाही नदी कौन सा है? तो वो लूनी नदी है। ठीक है, भारत का एकमात्र अंतर्वाही नदी लूनी नदी है। और लूनी नदी राजस्थान के अरावली पर्वत के निकट से आना सागर से निकलती है और गुजरात के कच्छ के रण में समाहित हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि कौन सी नदी पश्चिम की ओर नहीं बहती है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली कुछ प्रमुख नदियाँ आपको याद रखना है। ठीक है, जैसे पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, साबरमती है, ठीक है, और लूनी नदी है, और माही, नर्मदा और ताप्ती है। ठीक है, ये 5 प्रमुख नदियाँ हैं जिससे एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें पूछ लिया जाएगा कौन सी पश्चिम की ओर बहती है, तो आपको याद रखना है साबरमती, लूनी नदी,
और माही, नर्मदा और ताप्ती। इसे याद ऐसे रखना है, एक लाइन बना लीजिएगा, साला मानता नहीं, ठीक है, साला मानता नहीं, साला यानी साबरमती, लूनी, मानता यानी माही, नर्मदा और ताप्ती, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे अधिक प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा प्याज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो वो है महाराष्ट्र, ठीक है। सबसे ज़्यादा प्याज कहाँ होता है? तो महाराष्ट्र में होता है, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण जो है वो पूछा जाता है, जो आपको यहाँ पर रिवीजन करना है, ठीक है। देखिए, तैयारी करने का शानदार तरीका ये होता है, जब भी आपके सामने कोई क्वेश्चन है उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सभी को एक साथ रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। और खासकर कन्फ्यूजन वाला भी प्रश्न है वो एक साथ रिवीजन करना चाहिए। अब प्याज उत्पादन में तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो गेहूँ उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा है? तो वो है उत्तर प्रदेश, ठीक है। गेहूँ उत्पादन में है उत्तर प्रदेश है, और एक गन्ना उत्पादन में भी है उत्तर प्रदेश है, ठीक है। एक गन्ना उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश है, ठीक है। ये दोनों हो गया, गेहूं और गन्ना उत्तर प्रदेश है। और चावल का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चावल का है बंगाल, ठीक है। चावल और जूट का सर्वाधिक उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है, ठीक है। और कपास का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कपास का सर्वाधिक उत्पादक है गुजरात है। मूंगफली में भी गुजरात है। और नमक का सर्वाधिक उत्पादक भी गुजरात में होता है, यानी कपास, मूंगफली और नमक में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? तो गुजरात है। चाय का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कौन सा है? तो चाय का असम है। और कॉफ़ी का सर्वाधिक उत्पादक राज्य कर्नाटक है। और सोना भी सबसे ज़्यादा कर्नाटक में होता है, यानी कॉफ़ी और सोना में प्रथम है कर्नाटक। थोरियम, रबर, इलायची और काली मिर्च में प्रथम स्थान है केरल राज्य का। नेक्स्ट है कॉलम एक्स और वाई को मिलाना है, ठीक है। तो ये क्या है, इधर नदी दिया हुआ है और कहाँ से निकलती है ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? तो ये महाबलेश्वर से निकलती है। गोदावरी नदी ये महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। और ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत के मानसरोवर झील से, ठीक है, जो कि इसमें दिया हुआ नहीं है। और नर्मदा नदी जो है ये निकलती है अमरकंटक से, ठीक है। नर्मदा और सोन नदी ये दोनों अमरकंटक से निकलती है। अब ब्रह्मपुत्र का ये दिया हुआ नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ठीक है। ये याद रखना, इनमें से कोई नहीं इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कहाँ से निकलती है वो तो बता ही दिए, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको याद रखना है। और यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और याद रखना है कि ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में क्या कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। ये जो ऑप्शन में था ना सांगपो, ये सांगपो ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, तिब्बत में सांगपो कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का, तो आपको याद रखना है ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहा जाता है। बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो जमुना कहा जाता है इसे। और अरुणाचल प्रदेश में दिहांग कहा जाता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को क्या कहा जाता है? ये क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा रिपीट होता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? ये बिहार एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया, और टीचर का जो एग्जाम हुआ 2023 में, इसमें भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। तो इसे याद रखना है, बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। नेक्स्ट है कि 2011 के जनगणना में बिहार की अनुमानित आबादी है। तो 2011 की जनगणना की बात करें तो उस समय बिहार की अनुमानित आबादी थी 10 करोड़, ठीक है, 10 करोड़। और अगर वर्तमान में अभी जो हुआ अभी ना जनगणना हुआ, जातीय जनगणना है ना, 2023 में इसका रिपोर्ट आया था। तो जातीय जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है अभी वर्तमान में? तो 14 करोड़ है, ठीक है, ये भी याद रखना है। अच्छा, 2011 की जनगणना से और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है बिहार से रिलेटेड कि सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो वो भी बिहार है, ठीक है। और सबसे कम साक्षर राज्य कौन सा है? तो वो भी बिहार है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, 2023 से एक और रिलेटेड याद रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बिहार की जनसंख्या जो 14 करोड़ तो है, और लिंगानुपात बिहार का कितना बढ़कर हो गया? तो 953 हो गया लिंगानुपात बिहार का। नेक्स्ट है कि उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से नहीं गुजरती है? तो म्यांमार से होकर नहीं गुजरती है, बाकी चीन, बांग्लादेश और भारत से होकर गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी निकलती कहाँ से? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र नदी
तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है, ठीक है। और यहाँ से 3 प्रमुख नदी है जो कि निकलती है यहाँ से, तीनों को याद रखना है। सतलज है और सिंधु है और ब्रह्मपुत्र है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र है। तो आपको याद रखना है सत, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों ऐसे याद रख लेना। सत, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये तीनों तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। सत, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सत, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, यानी सतलज, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? तो जमुना कहा जाता है। तिब्बत में इसे सांगपो कहा जाता है और अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है। अच्छा, गंगा नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है? गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है? तो कई बार आपको याद करवाएं आपको ये क्वेश्चन कि हीरा महान लोग पहनते हैं, हीरा महान लोग पहनते हैं यानी महानदी पर है, ठीक है। हीराकुंड बांध कहाँ है? तो महानदी पर है। विश्व का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो विश्व का सबसे लंबा बांध ये हीराकुंड बांध ही है, ठीक है। किस नदी पर है? तो महानदी पर है। कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक है। अच्छा, भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो टिहरी बांध है। टिहरी बांध कहाँ है? तो भागीरथी नदी पर है। कहाँ? उत्तराखंड में है। अच्छा, विश्व का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भाखड़ा नांगल बांध है जो कि सतलज नदी पर पंजाब में है। अच्छा, बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है, ठीक है। और मैथन बांध जो है या तो और तिलैया बांध ये किस नदी पर है? तो ये बराकर नदी पर है। और कोलकाता किस नदी के किनारे है? तो कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस फसल की खेती भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल में होती है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल में भारत में क्या होता है? धान होता है। सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है। बिहार में अगर पूछे सबसे ज़्यादा किसकी खेती होती है? तो बिहार में भी धान की सर्वाधिक खेती होती है, ठीक है। अच्छा, सबसे ज़्यादा धान कहाँ होता है? यानी कि सबसे ज़्यादा चावल का उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है पश्चिम बंगाल है। अच्छा, भारत के सर्वाधिक क्षेत्रफल में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी है और सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी भी जलोढ़ मिट्टी है। नेक्स्ट है कि गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का वन निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो कि विश्व में सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है, यही गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा बनाता है, ठीक है। और ये किस नाम से जाना जाता है? तो सुंदरबन का डेल्टा के नाम से जाना जाता है। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा अगर पूछ दे तो यही सुंदरबन का डेल्टा है, ठीक है, ये याद रखना है। और सुंदरबन का डेल्टा है कहाँ? तो ये बंगाल और बांग्लादेश के क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये आ जाता है कि कौन सी नदी इसमें से डेल्टा नहीं बनाती? तो आपको 2 नदी प्रमुख याद रखना है, नर्मदा और ताप्ती। ये डेल्टा नहीं बनाती है, ये एस्चुरी का निर्माण करती है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित देशांतरों में कौन सी रेखा भारत की प्रमाणिक यामोत्तर रेखा है? तो भारत की प्रमाणित यामोत्तर रेखा कौन सा है? तो भारत का है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। भारत का मानक समय क्या है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, ठीक है, पूर्वी देशांतर है, ठीक है, ये याद रखना है आपको। और यहाँ से कई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन आता है कि भारत का मानक समय जो है ग्रीनविच मीन टाइम से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है भारत का मानक समय, ठीक है। अच्छा, भारत का मानक समय जो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन सा राज्य है वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ और है उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, याद रखना। इसे याद ऐसे रख लीजिए, यूपी, एमपी, सीजी, 3 ये हो गया। यूपी, एमपी, सीजी यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्यों से भारत का मानक समय गुजरता है, ठीक है। अच्छा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहा जाता है? तो 180 डिग्री पूर्वी देशांतर को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी आपको याद रखना है कि 1 डिग्री देशांतर बराबर कितना होता है? 4 मिनट के बराबर होता है, ये आपको याद रखना है। 1 डिग्री देशांतर बराबर 4 मिनट होता है। नेक्स्ट है कि भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो ब्रॉड गेज की जो दूरी है वो है 1.676 मीटर है ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, 1.676 मीटर। देखिए 3 प्रकार का जो गेज होता है ना, 3 प्रकार का होता है। एक ब्रॉड गेज का ये हो गया, ठीक है, एक है मीटर गेज।
तो मीटर गेज का जो दूरी होता है वो कितना होता है, 1 मीटर होता है। और नैरो गेज का कितना होता है, तो नैरो गेज का होता है 0.610 मीटर होता है, ये नैरो गेज का है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अब बात आई रेल का। अच्छा, तो विश्व में पहली बार रेल कब चला था, तो विश्व में पहली बार रेल चला था 1825 में, इंग्लैंड में चला था। भारत में पहली बार रेल कब चला था, 1853 में चला था। कहाँ से कहाँ, बम्बई से थाने 34 किलोमीटर चला था। और किसके समय चला था, लॉर्ड डलहौजी के समय चला था। ठीक है। अच्छा, सबसे पुराना भाप इंजन का नाम क्या है, तो फेरी क्यून है। ठीक है, जो कि भारत का ये सबसे पुराना भाप इंजन फेरी क्यून। प्रथम डीसी रेल इंजन का नाम क्या है, तो प्रथम डीसी रेल इंजन का नाम है लोकमान्य। ठीक है, लोकमान्य किसे कहा जाता है, तो बाल गंगाधर तिलक को। नेक्स्ट है कि नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की हीरे की खान कहाँ है, तो भारत में हीरे की खान एकमात्र जगह है, वो है पन्ना, हीरा पन्ना ज्वेलर्स है ना। तो हीरा पन्ना है ना, कहाँ है, पन्ना में। ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश एकमात्र राज्य जहाँ पर हीरे का उत्पादन होता है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। तो पन्ना कहाँ है, तो मध्य प्रदेश में ये, और हीरे का उत्पादन में हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है। सोना का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, सोना का होता है कर्नाटक। चांदी का सबसे ज़्यादा राजस्थान, और लोहा का उड़ीसा। टीन का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य छत्तीसगढ़। अच्छा, अबरख उत्पादन में प्रथम देश कौन सा है, तो अबरख उत्पादन में प्रथम देश भारत है। नेक्स्ट है कि गंगा की सहायक नदियाँ जो नीचे वर्णित है, कौन उत्तर की ओर बहती है। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, 2016 में देखिए बिहार एसएससीजीएल मेंस में पूछा गया है, कौन उत्तर की ओर बहती है। तो कुछ प्रमुख नदी है जो उत्तर की ओर बहती है, उसे याद रखिए, है ना, वहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वो उत्तर से बहने वाली नदियाँ कौन कौन सा है, देखिए काली नदी है, काली नदी, सोन नदी, चंबल नदी, केन और बेतवा। ठीक है, इसे याद कैसे रखना, देखिए 5 नदी है, आपको प्रमुख याद रखना है। तो कल उत्तर, यहाँ एक लाइन लिख लीजिएगा, उत्तर यानी उत्तर की ओर बहने वाली। ठीक है, कल उत्तर सोच के बताओ। ठीक है, कल से हो गया काली नदी, सोच से हो गया सोन और चंबल, के बताओ यानी केन बेतवा। ठीक है, ये आपको याद रख लेना है। नदी का नाम लिख लीजिए, काली नदी, सोन नदी, चो से चंबल नदी, के बताओ यानी केन और बेतवा नदी। ठीक है, ये सभी नदियाँ क्या है, उत्तर की ओर बहने वाली है। तो आप ऑप्शन में देखिए इसमें से कौन सा है, तो ये सोन है ना, सोच के बताओ, कल उत्तर सोच, सोन नदी जो है ये उत्तर की ओर बहने वाली नदी है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, तो उत्तर के बहने वाली नदियाँ, और पीछे आपको बताए थे कि पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ, तो वो भी यहाँ पर एक बार रिविजन करिए साथ में, है ना। पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं साला मानता नहीं, ये ट्रिक आपको बताए थे, साला मानता नहीं यानी कि साबरमती, लूनी नदी, मानता नहीं यानी माही, नर्मदा और ताप्ती नदी, है ना, ये पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित नदियों में से किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो किसका उद्गम भारत में नहीं है, तो आपको याद करवाएं कि सत सिंधु ब्रह्मपुत्र, सत सिंधु ब्रह्मपुत्र ये तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट से निकलती है। ठीक है, तो तिब्बत के मानसरोवर यानी तिब्बत ये चीन के पास पड़ता है ना, तो ये दूसरा देश हो जाता है, यानी भारत में नहीं है इसका उद्गम स्थल सत सिंधु ब्रह्मपुत्र यानी सतलज का। यहाँ ऑप्शन में सतलज है, यानी इसका उद्गम स्थल भारत में नहीं है। ठीक है, बाकी रावी नदी कहाँ से निकलती है, तो रावी नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश में, हिमालय से निकलती है। ठीक है, और चेनाब नदी कहाँ से निकलती है, तो वो भी हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रे से निकलती है। ब्यास नदी कहाँ निकलती है, तो ये भी हिमाचल प्रदेश के जो कुल्लू में ब्यास कुंड से निकलती है। यानी ये तीनों नदियाँ रावी, चेनाब और ब्यास, ये तीनों हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ठीक है, तो ये सतलज हो गया जो कि भारत में इसका उद्गम नहीं है। ठीक है, तो ऐसे याद रख लेना है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी 2 नदियाँ अमरकंटक से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है नर्मदा और सोन नदियाँ जो है ये अमरकंटक से निकलती है। ठीक है, अच्छा बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, तो बिहार का शोक जो है ये कोसी नदी को कहा जाता है। ठीक है, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। अच्छा, भारत का सबसे लंबा नदी कौन सा है, तो भारत का सबसे लंबा नदी गंगा नदी है, और भारत का सबसे राष्ट्रीय नदी भी गंगा नदी है। गंगा नदी की लंबाई कितनी है अभी, तो वो 2525 किलोमीटर है ना, इसे 25-25 याद रखिएगा। ठीक है, और अच्छा विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सा है, तो विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी। ठीक है, विश्व की सबसे लंबी नदी है नील नदी है।
और एक क्वेश्चन आता है कि नील नदी को किस देश की रीढ़ के रूप में जाना जाता है। तो मिस्र को, है ना, नील नदी को, है ना, मिस्र का रीढ़ के रूप में जाना जाता है। या तो एक क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि किसे नील नदी का वरदान कहा जाता है। तो मिस्र को, है ना, नील नदी का वरदान कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य है। तो भारत का पहला ऑर्गेनिक राज्य कौन सा है? तो वो है सिक्किम है। ठीक है, सिक्किम से 3-4 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, अति महत्वपूर्ण, जो कि एग्जाम में बार बार आता है, रिपीट भी होता है। ठीक है, तो सिक्किम से पहला तो हो गया ऑर्गेनिक राज्य, हो गया सिक्किम, हो गया। अच्छा, भारत का अगर पूछ ले कि पूर्ण जैविक राज्य, है ना, इंग्लिश में याद दिया, हिंदी में अगर पूर्ण जैविक राज्य तो वो सिक्किम हो जाएगा। अच्छा, सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा यानी 22वां राज्य के रूप में इसे कब दिया गया है, कब मिला? पूर्ण राज्य का दर्जा इसे कब मिला? तो 1975 में। ये कई बार क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा हुआ है। सिक्किम को यानी पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? तो 1975 में। ठीक है, सिक्किम राज्य का गठन हो गया 1975 में। अच्छा, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो भी है सिक्किम है। ठीक है, और सिक्किम है, सिक्किम की राजधानी कहाँ है? गंगटोक है। सिक्किम के वर्तमान मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग है, और सिक्किम का राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण आचार्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित 2 कॉलमों में से सही मिलान करना है। ठीक है, तो पहला कॉलम में ये पार्क दिया हुआ है ना, ये तो राष्ट्रीय रिजर्व दिया हुआ है या राष्ट्रीय उद्यान दिया हुआ है कि बांदीपुर नेशनल पार्क, बुक्सा टाइगर रिजर्व और माउंट आबू वाइल्ड लाइफ आश्रयनी पेंच नेशनल पार्क। ये मतलब किस राज्य में है, इसको मिलान करना है। ठीक है, तो बात करते हैं बांदीपुर का। तो बांदीपुर कहाँ है? तो ये है कर्नाटक में। बुक्सा ये है बंगाल में। बुक्सा कहाँ है? बंगाल में। माउंट आबू कहाँ है? तो राजस्थान में। ठीक है, और पेंच कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में है ना। पेंच नेशनल पार्क कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरह से इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आप मिला लीजिएगा। ठीक है, मेन चीज़ें आपको याद रखना है सिर्फ ये कि ये बांदीपुर कर्नाटक, बुक्सा पश्चिम बंगाल और माउंट आबू राजस्थान, और पेंच जो है वो मध्य प्रदेश में है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें मिलान करना है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, खाद्य उत्पादन में वृद्धि, ये किस क्रांति से हुआ? तो ये हरित क्रांति से हुआ। दूध उत्पादन में, तो ये है श्वेत क्रांति से। मत्स्य, ये नीली क्रांति से। उर्वरक का है, ये भूरी क्रांति से है। तो इस तरह इसका करेक्ट आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा ना। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मूल मिल कहाँ खोली गई? तो भारत में प्रथम ऊनी कपड़ों की मिल ये खोला गया था कहाँ पर? तो कानपुर में खोला गया था। ठीक है, अब कानपुर से 1-2 क्वेश्चन और याद रखते हैं। ठीक है, तो पहला प्रथम ऊनी कपड़ा के मिल कानपुर में, और एक क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय चीनी संस्थान कहाँ है? तो वो भी कानपुर में है। और राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कानपुर में है। और भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो भी कानपुर में है। ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन और आता है ये कि भारत में सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो वो है वस्त्र उद्योग, यानी कपड़ा उद्योग जो है ये भारत का सबसे बड़ा उद्योग है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं थोड़ा यूपी के, है ना। कानपुर कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है? तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश का अभी वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ है, और यूपी का अभी राज्यपाल कौन है? तो आनंदीबेन पटेल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति है। तो तमिलनाडु में पाई जाने वाली मुख्य जनजाति इरुला जनजाति जो है ये तमिलनाडु में पाई जाती है। ठीक है, अब तमिलनाडु से जो कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो यहाँ पर रिवीजन करते हैं। जैसे भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। पोंगल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। जल्लीकट्टू खेल ये किस राज्य का है? तो ये तमिलनाडु का है, जिसमें जल्लीकट्टू खेल में बैलों को इंसान के साथ लड़ाया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। और कुछ मंदिर के बारे में तमिलनाडु से पूछा जाता है, जैसे कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है ना, रामेश्वरम कहाँ है, तो या तो बृहदेश्वर मंदिर कहाँ है, तो ये सब तमिलनाडु में। ठीक है, और तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है? तो चेन्नई है। और मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है? MK स्टालिन है। और तमिलनाडु का राज्यपाल अभी कौन है? तो रविंद्र नारायण रवि है ना। RN रवि भी कहा जाता है, वर्तमान राज्यपाल है RN रवि। ठीक है, तमिलनाडु का। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह से भारत का भूगोल का पार्ट 7 वीडियो होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि सुगौली की संधि कब हुआ था? तो सुगौली की संधि हुआ था 1816 ईस्वी में हुआ था। ठीक, 1816 ईस्वी में हुआ था।
और आज का क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ है ना, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा, ठीक है। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।